अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है ना। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना। ये जो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो जो फिजिक्स में जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी किनको बोलेंगे, ठीक है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, जिन क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिन क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उनको बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं द क्वांटिटीज, ठीक है ना, द क्वांटिटी which can be measured, ठीक है ना, which can be measured are known as physical quantities, ठीक है। जिन क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर पाएंगे उनको बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर का लेंथ मेजर कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसका थिकनेस मेजर कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका मास मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीजों को हम लोग मेजर कर पा रहे हैं उनको बोला जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने एक सिलेंड्रिकल शेप का लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम लोग सर्कमफ्रेंस मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं है। इसका हम लोग सर्कमफ्रेंस मेजर कर पाएंगे, ठीक है। इसका हम लोग हाइट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर का सरफेस एरिया, इधर नीचे का सरफेस एरिया और ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया सब निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है कि नहीं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर कितना वेट है, इसका मास कितना है ये निकाल सकते हैं, है कि नहीं, इसका मास निकाला जा सकता है। तो जिनको हम लोग मेजर कर पा रहे हैं उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए पतली पतली कील है, ठीक है, इसका हम लोग थिकनेस कितना है, इसकी रेडियस क्या है, सब कुछ मेजर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जिनको हम लोग मेजर कर पा रहे हैं उनको बोला जा रहा है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। जैसे बात करें इस मान लीजिए ट्रांसफार्मर की, ये हमने ट्रांसफार्मर ले रखा है, इसमें बाइंडिंग हो रखी है नहीं है। तो बाइंडिंग कितने टर्न हो रखी है, देख ना, इसमें बाइंडिंग हो रही है, कितने टर्न बार बांधा गया, लपेटा गया, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इस पूरी जो बाइंडिंग हुई है इस तार की लंबाई मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये जो इसका वेट कितना है ये मेजर कर सकते हैं, इसका मास कितना है, समझ, मास मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको इसमें मतलब अर्थ कितना पुल लगा रहा है इसको मेजर कर सकते हैं। जो चीजें आप लोग मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलिए, फिजिकल क्वांटिटीज बोलिए, ठीक है। और जिनको हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं वे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करें हैप्पीनेस का, ठीक है ना। हैप्पीनेस मान लीजिए कोई खुश है तो कितना हैप्पी है बता सकते हैं क्या, कोई 10 किलो खुश है या 50 किलो खुश है, ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। तो उनको हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोई सैडनेस है, ठीक है ना, कोई मान लीजिए लव है, हेट्रेट है, ये सब चीज़ों को हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कितना हेट्रेट है, कितना लव है, समझ रहे हैं। तो जिनको हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। और जिनको हम लोग मेजर कर पाते हैं उनको क्या बोलते हैं फिजिक्स में या साइंस में, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। यही लिखा गया फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात कर लीजिए तो हमारे पास आ गया जैसे मास हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, हाइट कितनी है, ये सब मेजर किया जा सकता है। किसी का आप मान लीजिए एरिया मेजर कर सकते हैं, नहीं एरिया मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं कि नहीं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि नहीं है, ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि नहीं है, ठीक है। कोई मान लीजिए v वेलोसिटी चल रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि t टाइम कितना दूरी जाएगा, दूरी मेजर कर सकते हैं, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग मेजर कर पा रहे हैं उनको बोला जाए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे आएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे हमारे पास आएगा वेलोसिटी, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा स्पीड, ठीक है, स्पीड, फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, फोर्स लगाते हैं तो फोर्स मेजर कर पाते हैं हम लोग, बोलते हैं 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, न्यूटन उसका यूनिट है, ठीक है। तो इस चीज को मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जिन चीजों को हम लोग मेजर कर पा रहे हैं उनको क्या बोला जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए फोर्स लिख दिया, ठीक है, और हमारे पास एक क्वांटिटी आती है ऐसे एक्सेलरेशन है, ठीक है।
ये सब लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। एक्सेलरेशन हो गया, मान लीजिए मोमेंटम आ गया क्वांटिटी आपके यहाँ, ठीक है, मोमेंटम हो गया, ठीक है। ऐसे आप बात कर लीजिए एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी हो गया, आपके पास आएगा पावर, क्या आएगा पावर, आपके पास आएगा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जिन क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर पा रहे होंगे उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जानेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक करंट आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम सुना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। आपके पास रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। अगर तार में है कहते हैं रेजिस्टेंस है, इन सब चीजों को हम लोग मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और जिन चीज को हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। जैसे कि क्या हो गया हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हेट्रेड, ये सब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, ठीक है। अभी जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा है इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास ये दो टाइप की होती है, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी का दो कैटेगरी बनाया गया, एक को बोला जा रहा है स्केलर क्वांटिटीज और एक को बोला जा रहा है वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। एक को बोला जा रहा है स्केलर क्वांटिटीज और एक को बोला जा रहा है वेक्टर क्वांटिटीज। पहले हम लोग लिखते हैं स्केलर, ठीक है। पहला हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। पहले हमारे पास आ गई स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती क्या, ठीक है ना। तो इसको स्केलर क्वांटिटी जानने से पहले हमको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, किसी दुकान पे गए, आपको शुगर खरीदना, तो आप क्या बोलेंगे एग्जैक्टली 2 kg शुगर दे दीजिए या 5 kg शुगर दे दीजिए, ऐसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो आपने कहा मान लीजिए 5 kg शुगर, ठीक है, 5 kg शुगर बोला आपने। तो जो 5 लिखा है इसको क्या कहते हैं, जो 5 लिखा गया है इसको कहा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इस चीज को बोला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू या इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये जो केजी लिखा है इसको क्या बोलते हैं यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यूनिट, ठीक है। अब मान लीजिए स्कूल से लेके आपके घर का मान लीजिए डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो आप ऐसे बोलेंगे ना 5 किलोमीटर, ठीक है। ये जो 5 आया क्या है, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड। और जो किलोमीटर आया क्या हो गया आपके पास, ये हो गया यूनिट, ठीक है। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें बताना पड़ेगा उसको, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी यूनिट क्या है, किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं आप, किलोग्राम में, ग्राम में, समझ रहे हैं, किस यूनिट में आप लोग उसको मेजर करें। तो इसलिए आपको बताना जरूरी है। सिर्फ आपका कि 5 कर दें, मान लीजिए किसी की दुकान पे आप गए, आपको शुगर लेना, आपने कहा 5, तो समझ पाएगा क्या 5 क्या है एग्जैक्टली, आपको बताना पड़ेगा 5 kg दीजिए, ठीक है। और 5 kg दीजिए तो क्या दीजिए, तो आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा शुगर दीजिए, 5 kg शुगर दीजिए। जब ऐसे कहेंगे तब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी चीज को बताने के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका यूनिट बताना पड़ेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दीजिए, आप मैग्नीट्यूड बोल दीजिए, ठीक है। तो इतना आपके पास पहले आपको ये चीज पता हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब स्केलर क्वांटिटी जो हम लोग कर रहे थे इसकी बात करते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी है ना, उनको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। लिखते हैं द क्वांटिटीज, ठीक है, द क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड, द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, ओनली मैग्नीट्यूड, उनको क्या बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको बस आप मैग्नीट्यूड उनका बता दीजिए, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बता दीजिए तो पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाएंगे, रिप्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे मास हो गया, ठीक है। आपने कहा दिया किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, ठीक है। जैसे इसी का हमने वेट तोला, मैंने कहा दिया 50 ग्राम है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना, इसका मास हमने बता दिया 50 ग्राम है, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। इन्हें बताना पड़ेगा इसका मास 50 ग्राम ईस्ट डायरेक्शन में है और 60 ग्राम नॉर्थ डायरेक्शन में है, ऐसा तो बोलते नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसको जब एक्सप्रेस करना है इसका मास, तो हमको बस एग्जैक्ट डाटा बता देना कि 50 ग्राम या 50 ग्राम इसका मास है। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, हमने इसको पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ
क्या मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे या कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए एक क्वांटिटी ले लीजिए टाइम की बात करें, ठीक है ना। अब टाइम क्या हो रहा है, इसको आप एग्जैक्टली अगर बताना तो आप बोल दे रहे हैं 3 बज रहा है, ठीक है ना। तो आप कह रहे 3 बज रहा है, 2:20 हो रहा है, ठीक है ना, या 5:15 हो रहा है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ना। अब कोई टाइम आपसे पूछा, आपका 5:15 हो रहा है, कंप्लीट हो समझ गए 5:15 हो रहा है। आपको ये नहीं बताना पड़ेगा 5:15 हो रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, वहाँ डायरेक्शन का कोई रोल आ रहा है क्या, नहीं ना। तो देखिए कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का कोई रूल ही नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ऐसे मान लीजिए डिस्टेंस हो गया, आपके पास क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपके घर का डिस्टेंस आपसे पूछे तो आप बोल देंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, समझ रहे ना। तो जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, स्पीड हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। धीरे धीरे से हम लोग पढ़ेंगे, स्पीड आ जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी हो जाएगा, वर्क डन हो गया, ठीक है, जो वर्क डन होता है, पावर होता है जो आपके पास, ठीक है, पावर हो गया, ये सब ऐसी क्वांटिटी है, ये सब आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी है, ठीक है। तो जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी वाली जो कैटेगरी है उसको बोला जा रहा है वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोले, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन बताना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में, समझ रहे ना। तो वेक्टर होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होता है। वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन है, किसी भी क्वांटिटी को आप वेक्टर कहेंगे 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन कौन सी है, और वेक्टर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। इसका कोई रूल होता है, वेक्टर को आप सिंपली अलजेब्रा से नहीं जोड़ सकते। जैसे 2 न्यूटन फोर्स और 2 न्यूटन फोर्स, हमेशा 4 न्यूटन फोर्स हो ये जरूरी नहीं है, नहीं है, समझ रहे ना। 2 न्यूटन और 2 न्यूटन फोर्स हमेशा 4 न्यूटन फोर्स हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उनको जो वेक्टर क्वांटिटी है उनको जोड़ने का, घटाने का अलग अपना रूल ही है, उनका अपना रूल है। उनको बोला जाता है वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोला जाता है, वेक्टर अलजेब्रा। वो अभी हमारे यहाँ पढ़ना नहीं है, लेकिन कोई अगर आपसे वेक्टर पूछ रहा है एग्जैक्टली है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा जिन क्वांटिटी के पास जो क्वांटिटी थी जिसको फॉलो करेंगे उनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन होना चाहिए, उसके साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। क्या, वेक्टर लॉ को, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं कर रही हो तो मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, लेकिन वेक्टर नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि वेक्टर लॉ को ही नहीं फॉलो कर रही है, ठीक है। इस चीज को आप लिखिए। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 कंडीशन है आपके पास। पहला क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, उस क्वांटिटी में डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे, हायर क्लास में जाके, ठीक है, कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर रेडिएशन होता है, ठीक है, पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर रेडिएशन होता है, उनको ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का अलग अलग रूल है, इसको बोला जाता है वेक्टर लॉ, ठीक है। तो ये जिस क्वांटिटी में 3 चीज रहेगा उसी को एग्जैक्टली आप वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बात करें, एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी नए शहर में गए, मान लीजिए आप किसी नए शहर में गए, आपने पूछा किसी आदमी से पूछा, सर बताइए कि यहाँ पर एटीएम कहाँ पर है, यहाँ पर एटीएम कहाँ पर है। वो आदमी आपसे कह दिया कि एटीएम यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है, 1 किलोमीटर दूरी पर है यहाँ से एटीएम, ठीक है। तो आप बताइए उस स्थान पर पहुँच पाएंगे, ठीक है। बताइए 1 किलोमीटर जाए तो किधर जाए, हुआ नहीं कुछ। 1 किलोमीटर किस डायरेक्शन में जाए, ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, इधर जाए उधर जाए, समझ रहे हैं। तो जाए कहाँ 1 किलोमीटर, या डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है, समझिए बात को। तो जहाँ पर आपको डायरेक्शन की लगेगा, डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, उनको क्या बोला जा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए कोई पीछे से आपको धक्का मार दे, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ सकती है, आप गिर सकते हैं कि नहीं। आप मान लीजिए साइकिल चलाते जा रहे हैं, कोई पीछे से खींच दे आपकी साइकिल को पीछे से ऐसे खींच लिया जाए तो उसका इम्पैक्ट अलग आएगा नहीं आएगा, मतलब कि उसका असर अलग पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, धकेलने का अलग इम्पैक्ट है, खींचने का अलग इम्पैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो जिन क्वांटिटी का अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है उनको क्या बोला जा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे आपका हम लोग बात की, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ से चलते 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 ऐसे चला, मान लीजिए आपके पास कोई 5 मीटर चल रही है,
इधर 5 मीटर इधर चल गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये चल दिए, मान लीजिए आगे चल के इन्होंने ऐसे मान लीजिए कुछ आपको 12 मीटर चल गई, ठीक है। इधर आगे पहुंच गए 12 मीटर चल गई, ठीक है। यहाँ से चलते चलते देखिए ऐसे चलते 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 यहाँ पहुंचे, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में 12 मीटर चलेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ये आदमी फाइनली कहाँ पहुंच गया, ये वाला इसका लोकेशन था इनिशियल, ये वाला लोकेशन था इनिशियल, ये वाला लोकेशन है इनका फाइनल। तो ये आदमी फाइनली कहाँ पहुंच गया, देखिए यहाँ पर पहुंच गया है कि नहीं। तो इसको दिखाने के लिए आप ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे, नहीं कहेंगे ऐसे कहेंगे, देखिए ऐसे पहुंच गया, कहेंगे ना। ये आगे वाले ऐसे चला था यहाँ, तो आपको अगर बताना है कहेंगे देखिए ऐसे वहां चले गए, यहाँ से वहां चले गए, तो दिखा रहा है ना, और वो बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में चला गया इनिशियल से फाइनल। तो कहीं कहीं आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन चाहिए और वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके उसको हम एग्जैक्टली वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं, मान लीजिए एक कोई ऐसे ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक पे मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है। एक फोर्स इधर आपने लगा दिया, जैसे 3 न्यूटन, ये न्यूटन जो लिखा गया एक फोर्स का यूनिट होगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और मान लीजिए इधर भी फोर्स लगा दिया आपने ऐसे 3 न्यूटन, ठीक है। तो ये बताइए ये ब्लॉक पे आपने मान लीजिए हमारे से खड़े सीधा है, वो इधर से हमको खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स से, इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन की फोर्स से, तो क्या हम यहाँ से हिल पाएंगे अपनी जगह से, बताइए, ठीक है। एग्जैक्टली, क्योंकि इस पे अपोजिट फोर्स लग रहा है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो आपने देखा 3 न्यूटन और 10 न्यूटन मिलकर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि बॉडी कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, बॉडी हिली नहीं, इधर से नहीं इधर जा रही है, ठीक है। तो जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, 10 न्यूटन इधर लगा और 10 न्यूटन इधर लगा और मिलजुल के कितना हो गया, 0 न्यूटन हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया। क्यों, क्योंकि बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 10 न्यूटन और 10 न्यूटन मिलकर कितना हो जाएगा, ऐसे आप लिखिए या नेट मतलब रिजल्ट कितना हो गया, 0 हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, 10 और 10 को हमने जोड़ा और आंसर आ रहा है 0। 10 और 10 को जोड़ा है, क्या किया, जोड़े हैं, उसके बाद भी आंसर आ रहा है 0। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो हम सब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 10 kg शुगर है और 10 kg शुगर और जोड़ा है, कितना हो जाएगा, 20 kg शुगर होगा, हमेशा हमेशा होगा। लेकिन यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स मिल के कभी 0 भी हो सकता है, कभी 20 न्यूटन भी हो सकता है, कभी उनके बीच में कुछ भी आ सकता है, 0 और 20 न्यूटन के बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इनके जोड़ने का घटाने का अलग अपना रूल होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर लॉ, ठीक है। तो आपसे एग्जैक्टली अगर कोई वेक्टर पूछे क्या है तो आप कहेंगे 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है वेक्टर होने के लिए। इस सबसे पहले उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी बात उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम कुछ, ठीक है। देखिए जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, आगे ही पढ़ने वाले हम लोग डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद एक क्वांटिटी हमारे पास आएगी वेलोसिटी, क्या है, वेलोसिटी। फिर हमारे पास आने वाला एक्सेलरेशन, क्या, एक्सेलरेशन। ये सब हमारे पास कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पढ़ेंगे आगे चल के फोर्स आएगा, ठीक है। फोर्स हमारे पास, फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे हमारे पास आएगा मोमेंटम, क्या, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम भी हमारे पास कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम हमारे पास आ गया, ठीक है। ये भी हमारे पास कैसे रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। ऐसे हमारे पास आता है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से बात करते हैं कभी मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये सब आपको ज्यादा याद नहीं करना, बस 2-4 जान लीजिए कौन कौन वेक्टर है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम लोग सिलेबस में घुसेंगे धीरे धीरे जान जाएंगे कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। तो जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होगी उनको बोला जाएगा वेक्टर होगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा बात करते हैं करंट का। आप लोग जानते होंगे मतलब कि मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, इसको हम मान लीजिए बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। मान लीजिए सिंबल होता है बैटरी का, एक बड़ा डंडा बना दिया, छोटा मान लीजिए 20 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस वायर को यहाँ से यहाँ तक देखिए, इस वायर को आप यहाँ से यहाँ देखिए, तो इसमें करंट की डायरेक्शन है, करंट भी इसमें फ्लो हो रहा है। और मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए हमने कहा 5 एम्पियर, जो करंट का यूनिट होता है एम्पियर होता है, तो 5 एम्पियर का करंट इसमें बह रहा है, 5 एम्पियर का करंट बह रहा है, उसका डायरेक्शन नहीं है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। करंट जो आपके पास है, करंट में मैग्नीट्यूड है, लेकिन करंट 5 एम्पियर यानी 5 क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन भी होती है करंट का, ठीक है। करंट ऐसे जा रही है, इसकी डायरेक्शन भी है कि नहीं है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्या रीजन है, क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है,
ठीक है। तो जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगी वो वेक्टर नहीं होगी, बावजूद उसके पास मैग्नीट्यूड भी रहे और डायरेक्शन भी रहे, ठीक है। तो किसी को अगर वेक्टर कहना चाहते हैं तो 3 कंडीशन चेक करिएगा, क्या क्या, उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा उसमें डायरेक्शन होना चाहिए और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी ऐसा कर रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस का, किसका, डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या है इसके बारे में हमको बात करना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, देखिए जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई, ठीक है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये मूव करते 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 यहाँ आ गया, ठीक है, फिर यहाँ से मान लीजिए ऐसे आ गया कुछ इधर, फिर मान लीजिए यहाँ से आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है ना, ऐसे मूव किया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आ गया, है कि नहीं है, मान लीजिए पोजीशन ए था, ए से बी पे गए, बी से सी पे आए, सी से डी पे गए, डी से ई पे आ गए, ठीक है। तो इसका हमको पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, जो रास्ते की लंबाई है, जो रास्ता है ना, जिस रास्ते से गया, इस रास्ते की लंबाई मेजर कर लीजिए, इस रास्ते की लंबाई आप मेजर कर लीजिए, पूरा लंबाई मेजर कर लीजिए। तो ये जो रास्ते की लंबाई है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कुछ खास चीज नहीं है, ये रास्ते की लंबाई होती है, ठीक है। रास्ता जो आप जा रहे हैं, मूव करते हुए जा रहे हैं, तो जो रास्ते की लंबाई है इसी को बोला जाता है डिस्टेंस, ठीक है। तो लिखिए आप, देखिए डिस्टेंस क्या हो गया, एक्चुअल पाथ लेंथ, इसको लिखा जाता है एक एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट द्वारा एक्चुअल जो पाथ लेंथ ट्रेवल किया गया है उसी को बोला जाता है डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, इज नोन एज डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। जैसे हमारे वाले केस में अगर पाथ की लंबाई निकालना, डिस्टेंस निकालना, देखिए डिस्टेंस अगर हमको लिखना है, ठीक है, हम डिस्टेंस पे क्या लिखेंगे, ये जो पाथ की लंबाई ए से लेके बी तक, ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ए बी, लेंथ ऑफ पाथ ए बी प्लस लेंथ ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है, बी सी प्लस लेंथ ऑफ पाथ आपके पास क्या हो गया, सी डी, ठीक है, सी डी प्लस लेंथ ऑफ पाथ आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए आप कुछ, ठीक है, एक और ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ एफ ले लिया, ठीक है, आपके पास हो जाएगा डी एफ, ठीक है, डी एफ प्लस लेंथ ऑफ पाथ आपके पास मान लीजिए यहाँ से लिख दिया हमने एफ ई, ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। अब मान लीजिए सब दिया है आपको, मान लीजिए 5 मीटर है, एक कोई आपके पास 6 मीटर है, एक मान लीजिए 3 मीटर है, एक आपके पास 12 मीटर है, एक आपके पास 4 मीटर है। तो आपको पाथ की लंबाई मेजर करना है, यानी आप सब जोड़ लीजिए, पूरा जोड़ लीजिए, ठीक है, यानी डिस्टेंस कितना आ गया जोड़ लीजिए। हमने 6 5 11 3 14 14 4 18 18 और 12 30 आ जाएगा, ठीक है, जोड़िए 30 मीटर आ गया, यही आपके पास डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये जोड़ लीजिए पूरा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस मतलब क्या है, रास्ते की लंबाई, जिस रास्ते से आप गए हैं सब रास्ते की लंबाई को आप मेजर कर लीजिए, उसी को बोला जाएगा डिस्टेंस होगा। और इसका यूनिट क्या हो गया, देखिए ना, डिस्टेंस को हमने किसमें मेजर किया, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है डिस्टेंस का, एसआई यूनिट, ये एसआई क्या होता है, इसको हम लोगों ने बताया था क्लास में, क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल जो इसका यूनिट है वो क्या होता है, मीटर होता है, क्या है, मीटर, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट है इसका होता है मीटर। और एक ऐसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस आपके पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन का रूल नहीं होता, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है आपके पास, क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ जो आपके पास है वही, उसी को बोला जा रहा है डिस्टेंस। इसी के रिलेटेड क्वांटिटी आती है जिसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या होता है, ये है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या आपको लिख रहा है यहाँ पर, मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, फाइनल
पोजीशन, ठीक है, जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को, किसको, मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट, इसका भी हो जाएगा मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो मिनिमम डिस्टेंस ही है, इसलिए मीटर हो गया। ये जो होती है आपके पास कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है कहां से होती है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। अब देखिए इसी वाले एग्जांपल में हम देख लें, देखिए इनिशियल पोजीशन यहां था, ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां था, ऐसे चलते 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 फाइनली यहां पहुंच गया, ये वाली जो पोजीशन आ गई इसको कहेंगे फाइनल पोजीशन। क्या है, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसको आपको मिलाना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन से, किससे, स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए इस तरह से, देखिए स्ट्रेट लाइन से आपने मिला दिया और ऐसे एरो लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से एरो लगा दीजिए। तो ये वाली जो दूरी आई है इसी को हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ये वाली दूरी हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैसा है, इनिशियल पॉइंट, और ये वाला कैसा है, फाइनल पॉइंट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपके पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसे मिलता है, स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए और ये मेजर कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मान लीजिए हमने इसको मेजर किया और ये मान लीजिए आ गया 6 मीटर, ठीक है, तो 6 मीटर, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया 6 मीटर। और कहां से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसका डायरेक्शन डिफाइंड है, इसका डायरेक्शन डिफाइंड होता है, क्यों, क्योंकि वेक्टर है, और कहां से होता है इसका डायरेक्शन, इनिशियल से फाइनल वेक्टर की तरफ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए आपने डिस्टेंस समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए एक हमको आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए कोई पार्टिकल था, यहां से ऐसे चला पहले 5 मीटर, फिर चला 5 मीटर, अब यहां से इन्होंने 90 डिग्री की एंगल इधर टर्न ले लिया और इधर चले 12 मीटर, ठीक है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है इस प्रॉब्लम में, देखिए इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका कैसा पोजीशन है, इनिशियल, और ये वाली कैसी पोजीशन है, फाइनल, फाइनली यहां पर पहुंच गया, फाइनल हो गया है कि नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। इस वाले प्रॉब्लम में आपको बताना है डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखिए पार्टिकल इनिशियली यहाँ था, ऐसे चलते 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 यहाँ तक पहुंचा 5 मीटर, फिर यहाँ चलते 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 12 मीटर और चला, तो टोटल डिस्टेंस एक्चुअली कितना चला, एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है, 5 मीटर यहाँ हो गया और 12 मीटर यहाँ हो गया, यानी डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, जो इनका डिस्टेंस है कितना हो गया, 5 मीटर प्लस 12 मीटर, यानी कितना हो गया, 17 मीटर। ये तो आ गया डिस्टेंस। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, है कि नहीं है। तो देखिए इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पोजीशन ये रहा, इसको आप स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, ठीक है। जो ही आपने इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाया, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास आ गया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये देखिए जो ये आपने मिलाया है ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यानी अगर हम हाइपोटेन्यूज निकाल दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ये हाइपोटेन्यूज हम निकाल पाए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, ये वाली साइड को अगर 20 मान रहे हैं तो 20 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है कि नहीं, 20 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही तो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं है। तो आप लगा दीजिए, मान लीजिए इसको आपने कर दिया h बोल दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को h बोल दिया, तो आप लिख रहे हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है कि नहीं है। अब देखिए जो 5 का स्क्वायर आ गया 25 आ गया और 12 का स्क्वायर आ गया 144, अब इनको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169, यानी h स्क्वायर आ गया 169। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी h का वैल्यू आ गया 13 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ गई 13 मीटर, यानी जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में कितना हो गया, 13 मीटर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका वैल्यू कितना हो गया, यही लिख दे रहे हैं
13 मीटर। तो आपने निकाला डिस्टेंस आ गई है 17 मीटर एक्चुअल पाथ लेंथ, और आपने निकाला डिस्प्लेसमेंट आ गया 13 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। इतना आप करिए, फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। ओके बाय।